नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 2024 की वो करंट अफेयर पढ़ेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है। करंट अफेयर को हम डिटेल में पढ़ेंगे, हर प्रश्न को व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है, ये इसकी व्याख्या है। ये दूसरा प्रश्न है, ये इसकी व्याख्या है। तो ऐसे ही हम हर प्रश्न को डिटेल में पढ़ेंगे, व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लाभदायक होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2022 यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत किस पायदान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 134 में। आइए देख लेते हैं इसकी डिटेल। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक 2022 जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत को 194 देशों की सूची में 134वें स्थान पर रखा गया है और 2021 में भारत 191 देशों की सूची में 135वें स्थान पर था। इस सूचकांक के अनुसार जीवन प्रत्याशा 67.2 से बढ़कर 67.7 हो गई है। स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष 12.6 तक पहुंच गए हैं, जबकि स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष बढ़कर 6.57 हो गए हैं। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी कि ग्रोस नेशनल इनकम $6,542 से बढ़कर 6,951 हो गई है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत 166 देशों की सूची में 108वें स्थान पर रहा है। यूएनडीपी की रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया भर में असमानता फिर से बढ़ रही है, जिसके कारण ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का नुकसान 31.1% है। यह सूचकांक मानव विकास क्षेत्र में किसी देश की उपलब्धि को मापता है और यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। 3 प्रमुख संकेतों के आधार पर इस सूचकांक को जारी किया जाता है और वो 3 संकेतक हैं: स्वास्थ्य, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, स्कूली शिक्षा की अपेक्षित वर्ष और औसत वर्ष, जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 134वें स्थान पर रहा है भारत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अजय माणिक राव खानविलकर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय माणिक राव खानविलकर लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बता दें कि उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी, संजय यादव और ऋतुराज अवस्थी को लोकपाल के न्यायिक सदस्य नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष के 27 मई 2022 को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद से लोकपाल अपने नियमित प्रमुख के बिना कार्य कर रहा है। गौरतलब है कि लोकपाल के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति के अनुसार सुशील चंद्रा, पंकज कुमार और अजय तिर्की गैर न्यायिक सदस्य होंगे। गौरतलब है कि लोकपाल यानी अम्बुड्समैन संस्था की आधिकारिक शुरुआत 1809 में स्वीडन में हुई। वर्ष 2014 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 लागू किया गया। वर्ष 2019 में न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल नियुक्त किए गए। लोकपाल में एक अध्यक्ष के अलावा 8 सदस्य हो सकते हैं, 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी अजय माणिक राव खानविलकर लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 159 में। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जारी किया गया। इसके अनुसार सूचकांक में भारत का स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में गिरकर 36.62 से 31.28 हो गया है। अब की बार नॉर्वे और डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहे हैं। वहीं जिन देशों में प्रेस की स्वतंत्रता अच्छी है वे सभी यूरोप देश में हैं, मतलब यूरोप में हैं, यूरोपियन कंट्री हैं। इरिट्रिया इस सूची में सबसे नीचे स्थान पर है, जबकि सीरिया उससे थोड़ा आगे है। भारत की रैंक 2023 में 161 से सुधरकर 2024 में 159 हो गई है। प्रेस स्वतंत्रता प्रश्नावली में 5 श्रेणियां हैं: राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक संदर्भ और सुरक्षा। इस सूचकांक में पाकिस्तान 152वें, श्रीलंका 15वें, मालदीव 106वें स्थान पर रहे हैं।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में जान लेते हैं। साल 2002 से इसे हर साल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स यानी कि RSF द्वारा जारी किया जाता है। बता दें कि RSF पेरिस में स्थित एक स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन है। इस सूचकांक की रैंकिंग प्रत्येक देश या क्षेत्र को दिए गए 0 से 100 तक के स्कोर पर आधारित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए। 159वें स्थान पर रहा है भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उपन्यास के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, किसे प्रदान किया गया है ये पुरस्कार? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जेन एनी फिलिप्स। देख लेते हैं इसकी डिटेल। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 2024 के पुलित्जर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। बता दें कि पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। यह 15 पत्रकारिता श्रेणियों और 8 कला श्रेणियों में काम को मान्यता देता है। यह विशेष प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार भी देता है। पुलित्जर पुरस्कार 2024 के विजेताओं की बात कर लेते हैं। पत्रकारिता की श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया है सार्वजनिक सेवा में प्रोपब्लिका को, खोजी रिपोर्टिंग में द न्यूयॉर्क टाइम्स की हैन्ना ड्रेयर्स को और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के तौर पर द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को दिया गया है। पुस्तक, नाटक और संगीत श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। फिक्शन के क्षेत्र में नाइट वॉच के लिए दिया गया है जेन एनी फिलिप्स को, जो कि USA के रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद रखें। किस उपन्यास के लिए दिया गया है? नाइट वॉच के लिए दिया गया है जेन एनी फिलिप्स को। नाटक के क्षेत्र में प्राइमरी ट्रस्ट को दिया गया है, जिसके लेखक थे एबोनी बूथ। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना जोसेफ पुलित्जर ने की थी। इन्होंने वर्ष 1904 में पत्रकारिता, कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए प्रोत्साहन के रूप में पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना की थी। प्रथम पुरस्कार दिया गया था 1917 में। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, जेन एनी फिलिप्स को दिया गया है उपन्यास के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार 2024। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सदानंद वसंत दाते। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हाल ही में सदानंद वसंत दाते ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कमान संभाली है। महाराष्ट्र के 1990 बैच के IPS अधिकारी दाते ने दिनकर गुप्ता का स्थान लिया है। बता दें कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में शामिल होने से पहले दाते महाराष्ट्र में आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी कि ATS के प्रमुख के रूप में नियुक्त थे। दाते ने भारत सरकार में केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात CBI में उप महानिरीक्षक के रूप में और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में महानिरीक्षक के रूप में कार्य किया है। नवंबर 2008 में मुंबई पर हमला करने वाले आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए उनकी भूमिका के लिए दाते को 2008 में वीरता के लिए राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में जान लेते हैं। यह भारत की केंद्रीय आतंकरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। यह भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों की जांच करने के लिए अनिवार्य है। इसका गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत किया गया था। इस एजेंसी को राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, सदानंद वसंत दाते नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए प्रमुख बने हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रभा वर्मा। हाल ही में प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। प्रभा वर्मा को यह सम्मान उनके उपन्यास रोदर सात्विकम के लिए दिया गया है। रोदर सात्विकम वर्ष 2022 में प्रकाशित मलयालम भाषा में एक काव्यात्मक छंद के रूप में लिखा गया उपन्यास है। बता दें कि प्रभा वर्मा ने मलयालम भाषा में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है। सरस्वती सम्मान की बात करें तो यह भारतीय साहित्य क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल 22 भाषाओं के भारतीय लेखकों द्वारा पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित साहित्यिक कृतियों के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है।
यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, पट्टिका और 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। बता दें कि संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया था। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में कितने कलाकारों को वर्ष 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान किए गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6। देख लेते हैं डिटेल। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में वर्ष 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए हैं। साथ ही 6 प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान किए गए हैं। बता दें कि संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रतिष्ठित कलाकारों को प्रदर्शन कला में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पाने वाले व्यक्तियों के नाम निम्नलिखित हैं। गोवा के लोकगीत कर विनायक खेड़ेकर, कर्नाटक के वीणा वादक आर विश्वेश्वरन, कथक प्रतिपादक सुनैना हजारीलाल, प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नर्तक राजा और राधा रेड्डी, थिएटर कलाकार दुलाल रॉय और डीपी सिन्हा। जबकि संगीत और नृत्य के क्षेत्र से 12 है, थिएटर के क्षेत्र से 9 और आदिवासी कला से 11 लोगों को वर्ष 2023 के लिए अकादमी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। संगीत नाटक अकादमी के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 31 मई 1952 में की गई थी, जबकि इसे जून 1952 में भारतीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। वर्तमान में यह संस्कृति मंत्रालय का स्वायत्त निकाय है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, 6 व्यक्तियों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान किया गया है, 6 कलाकारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के किन वाद्ययंत्रों को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि सितार और तानपुरा, इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है। आइए देख लेते हैं डिटेल में। हाल ही में महाराष्ट्र के सांगली ज़िले के एक छोटे से शहर मिराज की सितार और तानपुरा को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया। बता दें कि मिराज में सितार और तानपुरा बनाने की परंपरा 300 साल से भी अधिक पुरानी है। गौरतलब है कि सितार और तानपुरा को बनाने के लिए कर्नाटक के जंगलों से लकड़ी खरीदी जाती है। जीआई टैग मिलने पर मिराज वैश्विक मानचित्र पर आ जाएगा और कारीगरों को भी पहचान मिलेगी। इसके अलावा संगीत वाद्ययंत्र बनाने के लिए एक प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। भौगोलिक संकेतक के बारे में जान लेते हैं। यह एक ऐसा नाम या चिन्ह है जिसका उपयोग कुछ उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान से मेल खाते हैं। एक पंजीकृत जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है। अब तक भारत में लगभग 635 उत्पादों को जीआई टैग दिया जा चुका है। गौरतलब है कि देश में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि सितार और तानपुरा, इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है और इनका संबंध महाराष्ट्र से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 वुमेन प्रीमियर लीग यानी WPL का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। देख लेते हैं डिटेल। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का समापन हुआ है। अब की बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर WPL 2024 का खिताब अपने नाम किया है। बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहली बार ये खिताब जीता है। महिला प्रीमियर लीग की बात करें तो यह भारत में महिलाओं की 2020 क्रिकेट फ्रेंचाइजी है। इस साल इसका दूसरा संस्करण खेला गया है, जिसका आयोजन बेंगलुरु और नई दिल्ली में किया गया था। इस साल के संस्करण में 5 टीमों ने प्रतिस्पर्धा की है और ये 5 टीमें हैं दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस, गुजरात जॉइंट्स और यूपी वॉरियर्स। गौरतलब है कि इसका पहला सीजन मार्च 2023 में खेला गया था, जिसने मुंबई इंडियंस ने जीता था। बता दें कि WPL को पुरुषों की इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL की तर्ज पर खेला गया है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ
ऑप्शन डी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 2024 का महिला प्रीमियर लीग जीता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तीसरे। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हाल ही में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारी किया गया और ये इंडेक्स जारी किया गया है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। साल 2017 के बाद पहली बार यूनिकॉर्न की संख्या में गिरावट के साथ भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम धीमा हो गया है। भारतीय संस्थापकों ने भारत में केवल 67 की तुलना में भारत के बाहर 109 यूनिकॉर्न की सह स्थापना की है। गौरतलब है कि हुरून के पिछले वर्षों के यूनिकॉर्न इंडेक्स में 2023 और 2022 में भारत में 68 यूनिकॉर्न, 2021 में 54 और 2020 और 2019 में 21 यूनिकॉर्न की सूचना दी थी। हुरून रिपोर्ट के अध्यक्ष ने कहा कि भारत के बाहर स्थापित यूनिकॉर्न में से महत्वपूर्ण रूप से सभी यूएसए से हैं, जो कि 95 थे। अमेरिका 703 यूनिकॉर्न के साथ यूनिकॉर्न सूची में सबसे आगे है। इसके बाद चीन का स्थान आता है 340 यूनिकॉर्न और तीसरे स्थान पर है हमारा भारत 67 यूनिकॉर्न। शहर के हिसाब से बेंगलुरु 32 यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान पर और मुंबई 14 यूनिकॉर्न के साथ 19वें स्थान पर है। सैन फ्रांसिस्को 190 यूनिकॉर्न के साथ, न्यूयॉर्क 133 यूनिकॉर्न के साथ और बीजिंग 178 यूनिकॉर्न के साथ दुनिया में सबसे अग्रणी यूनिकॉर्न हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले कौन से भारतीय होंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरे। गोपी थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन पर पहले भारतीय पर्यटक बनने पर तैयार हैं। थोटाकुरा को मिशन के लिए 6 चालक दल के सदस्यों में से एक के रूप में चुना गया है। यदि मिशन सफल रहा तो थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। बता दें कि गोपी थोटाकुरा एक पायलट और एविएटर हैं। यह प्रिजर्व लाइफ कोर्स के संस्थापक भी हैं। अंतरिक्ष पर्यटन की बात करें तो अंतरिक्ष पर्यटक मूल रूप से विमानन क्षेत्र का एक वर्ग है जो पर्यटकों को अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है। अंतरिक्ष पर्यटन के 2 मुख्य प्रकार हैं, उपकक्षीय और कक्षीय। उपकक्षीय अंतरिक्ष यान यात्रियों को कारमन रेखा से ठीक आगे ले जाता है और जो ये कारमन रेखा है ये हमारे सर से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर स्थित है। 100 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। इसे पृथ्वी के वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के बीच की सीमा माना जाता है। NS-25 एक उपकक्षीय मिशन है। दूसरी ओर कक्षीय अंतरिक्ष यान है जो ये यात्रियों को कारमन रेखा से कहीं अधिक आगे ले जाते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्यिक अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड। हाल ही में प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। यह साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। लेखक को इस फेलोशिप के लिए वर्ष 2021 में नामित किया गया था। यह अकादमी द्वारा किसी जीवित लेखक को दिए जाने वाले सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। इस फेलोशिप की स्थापना वर्ष 1968 में की गई थी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस फेलोशिप के लिए चुने गए पहले लेखक थे। वहीं मुल्कराज आनंद वर्ष 1989 में शामिल होने वाले पहले भारतीय अंग्रेजी लेखक थे। इस फेलोशिप को एक समय में केवल 20 व्यक्तियों को ही दिया जाता है। रस्किन बॉन्ड की बात करें तो इनका जन्म 19 मई 1934 में हिमाचल प्रदेश के कसौली में हुआ था। यह अंग्रेज़ी भाषा के एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। उन्हें पहले उपन्यास द रूम ऑन द रूफ के लिए 1957 में जॉन लेवलिन राइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2014 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP कौन बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इदाशीशा नोगरांग। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हाल ही में इदाशीशा नोगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP बनी है।
वह 19 मई 2026 तक राज्य की पुलिस प्रमुख के रूप में कार्य करेंगी। मेघालय की बात करें तो मेघालय एक पहाड़ी राज्य है जहां 3 मातृवंशीय जातीय समुदाय हैं। नोंगरांग खासी समुदाय से आती है और जो खासी समुदाय है ये एक मातृवंशीय समुदाय है। साथ ही राज्य के अन्य 2 मातृवंशीय समुदाय हैं, गारो और जैंतिया। मेघालय के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। इस राज्य की सीमा असम के साथ लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। कुल जिलों की संख्या 11 है। राज्य पशु धूमिल तेंदुआ, राज्य पक्षी पहाड़ी मैना और राज्य पुष्प लेडी स्लीपर ऑर्किड है। राज्य के वन्यजीव अभयारण्य कौन कौन से हैं? नोंग खिल्लेम अभयारण्य, सीजू अभयारण्य और भागमारा अभयारण्य। मेघालय में एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नोकरेक। साथ ही इसमें एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, बालपक्रम। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, इदाशुसा नोंगरांग मेघालय की पहली महिला डीजीपी बनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत किस स्थान पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चौथे। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हाल ही में सैन्य खर्च को लेकर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की रिपोर्ट जारी की गई। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस वैश्विक स्तर पर सैन्य खर्च करने वाले शीर्ष 3 देश बने हुए हैं। इसके बाद भारत और सऊदी अरब का स्थान आता है, यानी कि भारत चौथे स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में 83.6 अरब डॉलर के सैन्य खर्च के साथ भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश बन गया है। वैश्विक सैन्य खर्च पर रिपोर्ट में कहा गया कि भारत का खर्च पिछले वर्ष की तुलना में 4.2% अधिक है। पिछले साल की सिप्री रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भी भारत चौथा सबसे अधिक खर्च करने वाला देश था। रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन वर्ष 2023 में सैन्य खर्च में 51% की बढ़ोतरी के साथ 8वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बना है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री के बारे में देख लेते हैं। यह एक स्वतंत्र राष्ट्रीय संस्थान है जो आयुध और हथियार नियंत्रण में अनुसंधान हेतु समर्पित है। इसकी स्थापना 1966 में स्टॉकहोम, स्वीडन में की गई थी। यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक जनता के खुले स्रोतों के आधार पर डाटा विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, भारत चौथे स्थान पर रहा है सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 के लिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आलोक शुक्ला। हाल ही में आलोक शुक्ला को वर्ष 2024 के लिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक और हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के संस्थापक सदस्य भी हैं। यह पुरस्कार अक्सर बड़े व्यक्तिगत जोखिम पर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रदान किया जाता है। इसे ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1989 में रिचर्ड और रोंडा गोल्डमैन द्वारा की गई थी। पहला गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार समारोह 16 अप्रैल 1990 को आयोजित किया गया था। इसमें पुरस्कार राशि के रूप में 2 लाख अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, आलोक वर्मा को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्रश्न पूछा गया है आपसे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत किस पायदान पर रहा है? ऑप्शंस हैं 108वें, 132वें, 134वें या फिर 140वें। प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी है ये भी बताना। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।